अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अब ईरान के साथ कोई डील नहीं चाहते हैं। इससे पहले बीती रात अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बड़ा हमला करने का दावा किया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए आखिर क्या कहा। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. चलिए तो इस पूरे मामले को समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, आखिर क्या हुआ है और अब आगे क्या रास्ता दिख रहा है? देखिए, दरअसल हुआ क्या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3 जहाज जिन पे कच्चे तेल लदे हुए थे वो गुजर रहे थे। उन तीनों जहाज पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया। हमला क्यों किया गया? ऐसा कहा जा रहा है कि उन तीनों जहाज़ों के गुजरने का जो रास्ता तय था उससे जहाज़ नहीं गुजर रहे थे और जो परमिशन की ज़रूरत थी वो परमिशन नहीं दिया गया था। चूँकि तीनों जहाज़ पर हमला किया गया तो अमेरिका का कहना था कि जो सीज़ फायर हुआ था, MOU हुआ था, इसमें साफ तौर से कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है और किसी भी जहाज़ पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन चूँकि सीज़ फायर को अनदेखी की गई और अनदेखी करते हुए हमला किया गया ईरान की तरफ से, तो उसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया कि ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रोविंस हैं वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ पे इसके अलावा दूसरे ठिकानों पर हमला कर दिया गया ईरान पे। उसके जवाब में ईरान ने क्या किया कि करीब 80 ठिकाने जो थे, सैन्य ठिकाने थे आसपास के खाड़ी के देशों में अमेरिका के, उस पर हमला कर दिया। और ईरान का कहना है कि हमने जवाबी हमला किया। US का कहना है कि नहीं, हमने हमला इसलिए किया क्योंकि उसने तेल के टैंकर पे हमला किए थे और US का यहाँ तक दावा है कि 20 गुना ज़्यादा बड़ा हमला हमने किया है। और जब ये देर रात तक हमले होते रहे, बम बरसते रहे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से मुखातिब हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। जब उनसे सवाल पूछा गया इस बैकग्राउंड में कि क्या आपको लगता है सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, उनका जवाब ये था कि काफ़ी दिलचस्प सवाल है और मेरे लिए वाकई ये सीज़ फायर ख़त्म हो गया है। अब ट्रंप के इस बयान से हाहाकार मच गया। ट्रंप का बयान सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया ईरान के साथ समझौता करने में और ईरान के लोग जो शासन है, जो सरकार है, वो बीमार है। उसके साथ अब बातचीत करने का बहुत मतलब नहीं बनता, उनका साफ संकेत था। और उन्होंने ये भी कहा कि MOU अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत में ईरान को हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और परमाणु हथियार से बिल्कुल खाली कर दें ईरान, इसके लिए हम कोशिश जारी रखेंगे। तो ये इशारा इस तरफ से है कि जो MOU किया गया था, जो शांति समझौता किया गया था, शायद अब टूट गया है। लेकिन ईरान की तरफ से औपचारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन वहाँ से ये कहा गया ऑफिशियल की तरफ से कि ये सीज़ फायर ख़त्म करने का कोई औपचारिक जानकारी US की तरफ से नहीं आई है। लेकिन जो बयान आए हैं, बयान काफ़ी दोनों पक्षों गर्माहट वाला बयान है। जाहिर तौर पे कि शायद अगर ये सीज़ फायर ख़त्म हो गया तो वापस स्थिति पहले जैसे पहुंच जाएगी जहां पे हमने 28 फरवरी को ये सारा कुछ शुरू हुआ था। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका और ईरान एक बार फिर से लड़ने पर उतारू है, लेकिन ट्रंप ने ये क्यों कहा कि मैं ईरान के साथ डील नहीं चाहता? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा, शाम 7:57 पर। ईरान पर ट्रंप के बयान से बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। कैसे रहा पूरे बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज और मार्केट में रिस्क रिटर्न गहराता हुआ नजर आया।
ग्लोबल संकेतों की वजह से, जो खराब ग्लोबल संकेत थे उसकी वजह से मार्केट की शुरुआत खराब हुई, लेकिन सेकंड हाफ में गिरावट और ज्यादा गहरा गई ट्रंप के उस बयान के बाद। ट्रंप का कहना है कि वो अब ईरान के साथ डील नहीं करना चाहते हैं और वहां से मार्केट और ज्यादा गहराए गिरावट। अगर निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो यहाँ पर करीब करीब 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में करीब करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ से भी आज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल पिक्चर देखिए आज की, तो काफी ज्यादा खराब होती हुई आईटी, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, सारे ही काउंटर्स जो है वो लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। और इतने दिनों से जो प्राइवेट बैंक में अच्छी तेजी नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं आज खत्म होती हुई नजर आई। पीएसयू बैंक में भी आज करीब करीब 3% की गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स यहां पर 26% का उछाल आज के दिन में देखने को मिला। तो मार्केट की जो पिक्चर थी वो पूरी खराब नजर आई। लेकिन निफ्टी 50 लूजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में 5% से ज़्यादा की गिरावट, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर 5% की गिरावट, श्रीराम फाइनेंस और मारुति सुजुकी, इन सब ने आज निफ्टी का साथ नहीं दिया। लेकिन आज निफ्टी के चुनिंदा काउंटर्स की बात करें जहाँ पर तेज़ी देखने को मिली तो ओएनजीसी, बजाज ऑटो, हिंडाल्को और कोल इंडिया, आज बैंकिंग शेयर धड़ाम हो गए और ये सारे काउंटर थे जिन्होंने बैंकिंग शेयर को सपोर्ट नहीं किया, यहां से गिरावट ज्यादा नजर आई। अगर बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो यहां पर भी भारी गिरावट देखने को मिली। क्रूड में जो उछाल आया वहां से यहां पर इंपैक्ट करा और यहां पे जो सारे काउंटर्स हैं वो लाल निशान में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। बिल्कुल ही मार्केट में रिस्क रिटर्न का जो माहौल है वो देखने को मिला। यूएस ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में भी उबाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव $79 प्रति बैरल के पार चला गया। आगे क्रूड को लेकर क्या आउटलुक है, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। क्रूड ऑयल में हमने आज 6% का इजाफा आते हुए देखा और इसी के साथ $79 पर बैरल के ऊपर यहां पर कच्चे तेल के भाव निकलते हुए नजर आए। मंडे को 71 के आसपास का कारोबार था। इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो 11% की तेज़ी हम ऑलरेडी यहां पर कच्चे तेल में अब तक इस हफ्ते में यहां दर्ज कर चुके हैं। वेल, कच्चा तेल अब वापस बैकवर्डेशन में चला गया है और ज़्यादातर बढ़त इसी वजह से आई है कि यूएस और ईरान के बीच में अब हमने फायरिंग एक्सचेंज यहाँ पर फिर से बनता हुआ देखा है। यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि जो सीज़ फायर है ईरान के साथ वो अब खत्म हो चुकी है। कंसर्न्स अब सप्लाई और एक्सपोर्ट्स को लेकर हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से यहाँ पर जा रहे थे। यूएस ने ये भी कहा है कि ईरान का तेल जो इन्होंने यहाँ पर पहले अलाउ किया था, जिसके ऊपर सैंक्शंस नहीं थे, वो भी अब यहाँ पर बंद किया जाता है। इन एनी केस, जहाँ तक ईरान के तेल की बात है, उन्होंने 40-42 मिलियन बैरल यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाला तो है, लेकिन उसमें से आधा भी वो बेच नहीं पाए हैं। अगर किपलर की रिपोर्ट देखी जाए तो 18% की बढ़त यहाँ पर वीक ऑन वीक बेसिस पे ईरान तेल में जो वाटर्स पे है उस पे आती हुई नजर आई है। एक रिपोर्ट यहाँ पर वॉर्टेक्स की तरफ से भी है जहाँ पर कहा गया है कि 58 मिलियन बैरल्स तेल ईरान का ऑन द वाटर्स है। कोई भी बड़ी कंट्री बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर ईरान का तेल लेने के लिए नहीं है। बिग मार्केट्स को ये इंतज़ार करना था कि किस तरह के सैंक्शंस यहाँ पर यूएस के जो ईरान पर हैं वो हट चुके हैं, नहीं हटे हैं, इसलिए ईरान बहुत ज़्यादा तेल इन एनी केस पिछले 2-3 हफ्ते में बेच नहीं पाया है। एक्सपोर्ट किया है लेकिन ऑन वाटर्स है, तो ये भी एक चीज़ है जो ऑफकोर्स यहाँ पर मार्केट्स वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना की तरफ से जो रन रेट्स हैं वो 9 साल के लोज पर हैं, तो चाइना की तरफ से भी कोई बहुत बड़ी खरीदारी ईरान ऑयल की हमने आते हुए नहीं देखी है। लेकिन एक चीज़ तय है कि बहुत बड़ी और काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर कच्चे तेल में क्रिएट हुई पड़ी थी, तो वो अब क्लोज होने के लिए आएंगी। तो कच्चे तेल में और तेज़ी इस वजह से भी आ रही है कि काफ़ी सारे जो मनी मैनेजर्स हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। बाजार को लगता है कि $80-85 प्रति बैरल के लेवल्स यहाँ पर कच्चे तेल में नियर टर्म के लिए काफ़ी पॉसिबल हैं और 70 का बेस तो यहाँ पर इन एनी केस बन ही चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग पर विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने देश की ऑटो कंपनियों पर सवाल खड़े किए हैं। पिछले हफ्ते ऑटो कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सफाई दी थी कि E20 पेट्रोल को 2023 से पुरानी गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे माइलेज पर हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि टोयोटा, मारुति और हीरो ने व्हीकल के ओनर मैनुअल में लिखा है कि इन गाड़ियों में E10 से ऊपर का पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना है। अब ऑटो कंपनियां बताएं कि उनका ओनर मैनुअल सही है या फिर सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रतिनिधियों की बात। साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर गाड़ी में खराबी आती है या माइलेज ज्यादा गिर जाता है तो क्या कंपनियां कंज्यूमर को हर्जाना देंगी। ये वो चिट्ठी है जो इन 3 कंपनियों को लिखी है
टोयोटा किर्लोस्कर को, मारुति को और हीरो को। इस चिट्ठी में लिखा है जी, आपने 4 तारीख को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ी सी माइलेज कम होती है 4-5%, लेकिन नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपकी कंट्राडिक्शन है। इधर ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें कोई ऐसी गाड़ी या बाइक दिखाई जाए जिसे E20 पेट्रोल के चलते नुकसान हुआ हो। इस प्रकार की झूठी बातें, और इसलिए मैं आप एक ही बात बताता हूं, आपके मार्फत मैं देश के तमाम लोगों को आह्वान करता हूं कि कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार जो पेट्रोल की है, जिसमें इथेनॉल डाला जाता, अगर खराब हुई है तो तुरंत डीलर के पास जाइए, तकरार करिए और एक कॉपी मेरे पास भेजिए। ऐसी एक भी कार और स्कूटर का नाम चवनके जी अगर आप बता पाएंगे तो मुझे बताइए। बिल्कुल, हमने भी कोई आया ना मेरे सामने। भारत ने अमेरिका के प्रस्तावित 12.5% एडिशनल टैरिफ का कड़ा विरोध किया है। भारत सरकार ने अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR से इस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। भारत का कहना है कि हमारे एक्सपोर्ट में जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं है। साथ ही अमेरिका के प्रस्ताव का कोई कानूनी आधार भी नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और भारत ने अपने पक्ष में क्या दलीलें दी है, जानने के लिए चलते अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, भारत ने USTR के सामने अपने पक्ष में क्या दलीलें दी है और किन सेक्टर्स पर इसका असर पड़ सकता है? पहले तो पूरा मामला समझा दूं। दरअसल अमेरिका की तरफ से 10% एडिशनल टैरिफ लगाया गया है सभी देशों पर, उसकी मियाद इसी 24 जुलाई को खत्म हो रही है। अब 24 जुलाई के बाद अमेरिकी सरकार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही है कैसे बाकी देशों पर टैरिफ लगाया जाए। तो एक रास्ता ये निकाला कि USTR ने, वहाँ का जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसने सभी देशों की जांच की और जांच रिपोर्ट करके कहा कि ये 50 से ज़्यादा देश हैं जिन पर हम 12.5% एडिशनल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। उस जांच रिपोर्ट में कहा गया, उसमें भारत भी शामिल था, और कहा गया कि ये जो देश हैं वो जबरन मजदूरी करके सामान बनाते हैं या फिर वैसे सामान का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सपोर्ट में जिसमें जबरन मजदूरी करके वो सामान बनाया गया है, और वो सामान हमें अमेरिका भेजते हैं जिससे कारोबार को नुकसान होता है और ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम 12.5% की ड्यूटी लगाएंगे। अब इस जांच रिपोर्ट पर सभी देशों से कहा गया कि अपना अपना पक्ष रखिए। तो अब भारत सरकार ने, जो उद्योग वाणिज्य मंत्रालय है, उसने अपना पक्ष रखा है USTR के पास और कहा है कि आपने जो 12.5% की ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है वो बिल्कुल निराधार है और इसको तुरंत वापस से लीजिए, इस पर फिर से विचार करिए, यानी कोई 12.5% की ड्यूटी आप मत लगाइए। इसके पीछे 3 दलील दी है भारत सरकार ने। पहली बात कि ये जो आप फोर्स लेबर यानी जबरन मजदूरी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भारत में काफ़ी सख्त कानून है लेबर लॉज के और आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं अगर लेबर कानून का कहीं उल्लंघन किया जाता है तो भारत में कहीं भी फोर्स लेबर का, जबरन मजदूरी का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात कि जिस कानून के तहत अमेरिका ने 12.5% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है वो खुद अपने ही कानून के मानकों का पालन नहीं कर रहा है। US का जो ट्रेड एक्ट है उसके तहत ये मानक नहीं है, उस जिन मानकों के आधार पर ये आप नतीजा निकाले हैं और जिन मानकों के आधार पर आप हमें ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। तीसरी चीज कि आपने किसी देश विशेष करके कोई अध्ययन किया ही नहीं, आपने वैसे ही कर दिया कि भारत में भी फोर्स लेबर का इस्तेमाल कर रहा है। आप भारत स्पेसिफिक कोई अध्ययन नहीं किए, कोई स्टडी नहीं की, आप इसलिए आपका जो रिजल्ट नतीजा है वो ये प्रस्ताव है वो बिल्कुल निराधार है। इन सारे आधारों पर भारत सरकार ने कहा है कि अमेरिका 12.5% की ड्यूटी लगाने का जो प्रस्ताव इसको वापस ले। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेड डील जो भारत और US के बीच में होने वाली है उसमें सबसे ताजा और सबसे ज्यादा मुद्दा इसी पे केंद्र फंसा हुआ कि अगर ट्रेड डील हो भी गई तो ये 12.5% अगर आपने ऊपर से लगा दिया तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए 12.5% वापस लीजिए। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड डील किया जाए तो 12.5% वाले जो प्रस्ताव है इस पर एक नरमी अमेरिका को दिखाना होगा। जी लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग्यकार्ता में इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ थे। दोनों ने मंदिर के संरक्षण जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में दर्शन भी किए। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्यकार्ता के पास स्थित प्रम्बानन मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पहले स्थान पर कंबोडिया का अंगकोर वाट है। प्रम्बानन मंदिर 1000 साल पुराना है। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा कि सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है। इंडोनेशिया का दौरा खत्म करके पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज शाम को मेलबर्न पहुंचेंगे। मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसी होम बायर से धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली एनसीआर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। पूरी डिटेल इस पर बता रहे संवाददाता शंकर आनंद। जिस तरह से इस मामले में अगर देखा जाए तो शुरुआती तौर पर जब स्कीम लाया गया था, जो बहुत सारे ऐसे लुभावने स्कीम्स जो हैं वो लाए गए थे और कहा गया था इस स्कीम के तहत आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि जब तक आपको पोजीशन नहीं दिया जाएगा तब तक आपसे ईएमआई नहीं ली जाएगी, यानी कि नो ईएमआई टिल पोजीशन, ये इसका भी भरोसा दिलाया गया था। इसके साथ साथ इस पूरे लोक लुभावन स्कीम में लोगों को फंसाने के लिए काफी जो ऐसे वायदे किए गए थे जिसका पालन नहीं किया गया। लोगों से यानी कि निवेशकों से पैसे इकट्ठा किए गए और बाद में उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया किसी अन्य प्रोजेक्ट में, यानी कि लोगों से लिए गए जो पैसे हैं उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए गए। तो इस तरह से निवेशकों को उनका घर नहीं मिला, और घर नहीं मिला तो इस मामले में बाद में जब सीबीआई को शिकायत की गई तो सीबीआई के द्वारा इस मामले को दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया। उसके बाद कई लोगों के खिलाफ काफी सख्त कार्रवाई भी की गई। लेकिन ईडी की बात करें तो अब ईडी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में ईडी की एंट्री हुई है और तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले में जल्द ही इन कंपनी से जुड़े हुए उनके जो निवेशक हैं, उनसे जुड़े हुए जो काफी ऐसे लोग हैं, उनको पूछताछ का समन भेजा जाएगा और दिल्ली स्थित उन्हें ईडी मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी और उसके कहा जा सकता है कि कई लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है। दिल्ली सरकार 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली योजना लॉन्च कर सकती है। पूरी डिटेल बता रही है संवाददाता दीपाली नंदा। जो अगले महीने यानी कि अगस्त में है रक्षाबंधन और 28 अगस्त से ही राजधानी दिल्ली में महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल जो वादा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले किया था, जिसमें इस बात को शामिल किया गया था कि आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को आर्थिक मदद की दी जाएगी, अब वो वादा पूरा होने वाला है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रक्षाबंधन वाले दिन दिल्ली लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया जा सकता है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली की जितनी भी महिलाएं जो राजधानी दिल्ली की निवासी हैं और आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उन्हें 2500 रुपए प्रति महीना की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले ये ऐलान किया गया था और मार्च 2025 के बजट में करीब 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस योजना के लिए रखा गया था और अब उसी दिशा में बड़ा एक लॉन्च हम होता हुआ देखेंगे। फिलहाल वेरिफिकेशन ड्राइव दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई गई है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि कौन सी महिलाएं हैं जो दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी कैसे तय होगी। तो इसके लिए जो सबसे ठोस आधार रहेगा वो होगा राशन कार्ड। राशन कार्ड में मौजूद डेटा के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि कोई महिला दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं। चलिए अब आपको बता दें, अल नीनो की असर से किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एनरोलमेंट बढ़ाने को कहा है ताकि नुकसान की स्थिति में किसानों को क्लेम मिलने में दिक्कत ना हो। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खरीफ फसलों पर
कमजोर मानसून और अल नीनो जैसे हालात की वजह से असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एनरोलमेंट का अभियान चलाएं। ऐसा माना जा रहा है कि देश के करीब 315 जिले हैं, जिनमें कि देश के 12 बड़े राज्य हैं जहां पर खरीफ फसलों की बड़े पैमाने पर बुआई होती है, वहां पर इस अभियान को चलाया जाए ताकि बड़े पैमाने पर जो क्रॉप कवरेज है उसको बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत किसानों को अगर उनकी फसल खराब होती है तो उसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाता है। लिहाजा इसको लेकर सरकार काफी अलर्ट है और इंश्योरेंस कंपनियों को ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को शामिल किया जाए ताकि अगर कमजोर मानसून या अल नीनो की वजह से अगर उनके फसल को नुकसान पहुंचता है, ऐसी स्थिति में उन्हें क्लेम मिलने में कोई दिक्कत न हो। आपको जैसे पता है कि पूरे जून में बारिश नहीं हुई है, लिहाजा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि खरीफ फसलों की बुआई में देरी हो रही है या फिर उन पर असर पड़ सकता है। लिहाजा फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, उसके तहत किसानों को राहत देने के लिए उनको एनरोलमेंट किया जाए और अगर फसल खराब होती है तो उनके क्लेम को मिलने में दिक्कत न हो और किसानों को उनकी भरपाई करके उनके फसल जब खराब होता है तो उसकी भरपाई करके उनको राहत दी जा सके। मुंबई में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है और मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन और यातायात पर साफ दिखाई दे रहा है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है और वाहन रेंगते हुए नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पालघर जिले में सबसे ज्यादा 203.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते राज्य की कई नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं बारिश और जलभराव का असर रेलवे सेवाओं पर भी पड़ा है। मुंबई में कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गोदावरी नदी पर बने घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। घाट पर बने मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। नासिक पुणे हाईवे पर भी पानी आ गया है। वहीं पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच खड़कवासला डैम से पानी छोड़ा गया है। इससे नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। चलिए अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। आखिर रोज कितना घी खाना सही है? बड़े और बच्चों के लिए घी की सही मात्रा क्या होनी चाहिए? गाय का घी बेहतर है या भैंस का? घी को लेकर ऐसे अनेकों सवाल हैं। ऐसे ही हर जरूरी सवाल का जवाब देंगे एक्सपर्ट शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।